आज हम देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो ग्राम विकास अधिकारी के 22 दिसंबर 2018 के शिफ्ट 1 के हिंदी के पेपर का पूरा सॉल्यूशन, जिसमें मैं आपको सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, उसके साथ साथ उसकी व्याख्या भी बताऊंगा और उससे संबंधित अगर आगे किसी भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है उसके लिए गद्यांश दिया गया है यहाँ पर और पूछा है कि गद्यांश को पढ़ो और उस गद्यांश से पढ़ करके इसका उत्तर दो। तो पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें दो तरीके होते हैं, कुछ विद्यार्थी पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं फिर उसके बाद गद्यांश को देखते हैं तब उसका आंसर निकालते हैं। कुछ विद्यार्थी पहले गद्यांश को पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को पढ़ के आंसर निकालते हैं। तो आप इसमें देखिए कौन सा तरीका आपसे सही लगता है, उस तरीके से आप करिए। अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का? प्यारी मनुष्य जाति का सुख ही जगत के मंगल का मूल साधन है, बिना उसके सुख के अन्य सारे उपाय निष्फल हैं। धन की पूजा से ऐश्वर्य, तेज, बल और पराक्रम नहीं प्राप्त होने का चैतन्य आत्मा की पूजा से ही ये पदार्थ प्राप्त होते हैं। चैतन्य पूजा ही से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। समाज का पालन करने वाली दूध की धारा जब मनुष्य के प्रेममय हृदय, निष्कपट मन और मित्रतापूर्ण नेत्रों से निकलकर बहती है तब वही जगत में सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करती है और वही उनमें फल भी लगाती है। तो देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा किससे रहित राज्य किस काम का है? तो देखिए अपने प्रियजनों से रहित राज्य किस काम का, तो यहां पर हमारा आंसर होगा पहले का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है जगत का अर्थ। जगत का अर्थ अगर बेसिकली देखें तो जगत का अर्थ होता है संसार। इसके बाद है प्रश्न निष्फल का आशय क्या है? अधूरा नहीं होगा, फलदायी नहीं होगा, सार्थक नहीं होगा, व्यर्थ इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 4 जिसमें पूछा है सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का अर्थ क्या है? सुख के खेतों को हरा भरा और प्रफुल्लित करने का जीवन को सुखमय बनाना, जीवन को दुखमय बनाना, खेतों की सिंचाई करना, जीवन को संकट में डालना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, जीवन को सुखमय बनाना। इसके बाद है आपका निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? देखिए वैसे तो यहां पर दीर्घ स्वर ई है ऑप्शन नंबर बी, लेकिन यहां पर हम जानेंगे कि दीर्घ स्वर क्या होते हैं और क्या उसकी परिभाषा है। तो यह है दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ ये दीर्घ स्वरों के उदाहरण है। आप इन स्वरों को याद भी कर सकते हैं, अगर आने वाले एग्जाम में कोई प्रश्न आता है उसमें पूछता है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं तो आप इन प्रश्नों उनको याद कर लीजिए। आ, ई, उ, ए, ओ ये दीर्घ स्वर हैं। इसके बाद है निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन से हैं? अंतःस्थ व्यंजन आपको याद करना होगा, ये 4 होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। य, र, ल, व। तो यहां पर देखिए वह हमारा अंतःस्थ व्यंजन है। जिन वर्गों का उच्चारण वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों और व्यंजनों के बीच होता है वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये व्यंजन 4 होते हैं, य, र, ल, व। याद करिए इसको। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? देखिए अल्प प्राण व्यंजन की एक परिभाषा है, ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है और बोलते समय मुख से कम वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 20 है। अब इसको याद करने का एक तरीका है कि ये देखिए क, च, ट, प, क, च, ट, प, ये वर्ग हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो इनका पहला, तीसरा और 5वां ये अल्पप्राण होते हैं। उसके अलावा चारों अंतव्यस्त जो व्यंजन होते हैं अंतस्थ व्यंजन वो भी अल्पप्राण होते हैं और उसके अलावा एक उच्छित व्यंजन डम, तो ये भी आपका अंतस्थ व्यंजन होता है। तो यहां पर आपका ग आपका अल्पप्राण व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ये जो परिभाषाएं मैं लिखवा रहा हूं आप इनको नोट करते चलिए, आगे आने वाले एग्जाम्स में ये काम आएंगी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8 जिसमें पूछा घोष वर्ण कौन सा होता है? तो इसकी भी परिभाषा आप देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें घोष या सघोष कहते हैं। सभी स्वर घोष और सघोष होते हैं। उसके अलावा प्रत्येक वर्ग का तृतीय ग, ज, ड, द, ब, चतुर्थ घ, झ, ड, ध, भ और पंचम ड, ण, ड, न, ड़, न, म और सारे अंतस्थ व्यंजन और ह ये आपके घोष वर्ण होते हैं। तो यहां पर आपका घोष वर्ण है ज। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 में देखते हैं कि इसने पूछा ओष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? तो ये ओष्ठ की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण होठों, ओष्ठ या होठों से किया जाता है उन्हें ओष्ठ वर्जन कहते हैं, ओष्ठ वर्ण कहते हैं। उ, प,
फ, ब, भ और म, मतलब जिन व्यंजनों को जब हमें उच्चारण करना हो तो हमारे दोनों होठों का प्रयोग होता है। जैसे देखिए अ में हमारे दोनों होठों का प्रयोग नहीं हो रहा, आ नहीं हो रहा, ई नहीं हो रहा, ऊ मतलब जब हम बोल रहे हैं तो हमारे दोनों होठों का प्रयोग हो रहा है ऊ। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 90 का। इसके बाद है प्रश्न 10 जिसमें पूछा है कि निम्न में योग ऋण शब्द कौन से होते हैं। देखिए यौगिक, योग ऋण, इनकी परिभाषाएं हैं, इनको समझते हैं। देखिए योग ऋण शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हैं परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं, उन्हें योग ऋण शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंब प्लस उदर अर्थात बड़े पेट वाला गणेश जी। दशानन, 10 प्लस आनन अर्थात 10 मुखों वाला अर्थात रावण। पंकज, पंक प्लस ज अर्थात कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल। जलज, जल प्लस ज जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल। तो यहां पर देखिए पीला नहीं है, जलज जल प्लस ज यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल, पर नहीं होगा, दूध वाला नहीं होगा। तो यहां पर निम्न में योग ऋण शब्द कौन सा है, तो यहां पर जलज हमारा सही उत्तर होगा। उसके बाद यहां पर पूछा है कि महोत्सव में संधि विच्छेद कौन सा है। ऑप्शन ए मह धन उत्सव नहीं है, मही धन उत्सव नहीं है, महाधन उत्सव। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, मही धन उत्सव। अब देखिए कभी कभी होता है कि ये तो आपने पूछ लिया संधि विच्छेद, लेकिन कहीं पूछता है कि महोत्सव में कौन सी संधि है, तो ये भी हमें याद करना होगा कि महोत्सव में गुण संधि है। महाधन उत्सव यानी कि आ धन ऊ बराबर ए, आ के साथ ऊ जोड़ने पर ओ बनता है। गुण संधि, ये गुण संधि की परिभाषा है, आ के साथ ई का मेल होने पर ए, ऊ का मेल होने पर ओ तथा री का मेल होने पर अर हो जाता है, तो वह गुण संधि कहलाती है। तो ये इसकी परिभाषा है, आप इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर दूंगा और अगली वीडियो में चाहूंगा कि उसको इम्प्रूव करूं। बैलगाड़ी में कौन सा समास है। देखिए समास भी एक अच्छा टॉपिक है जो हर एग्जाम में लगभग इससे क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पर बैलगाड़ी में जो समास है वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास की ये परिभाषा है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके उदाहरण जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत यानी कि रचित। राजसभा, राजा की सभा। आत्मनिर्भर, स्वयं पर निर्भर। कविराज, कवियों में राजा। और बैलगाड़ी यानी कि जो बैल के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान है, इसमें बैल यहाँ पर प्रधान है, यहाँ पर तुलसीदास प्रधान है, यहाँ पर राजा प्रधान है, या आत्मा स्वयं प्रधान है, या कविराज प्रधान है, कवियों में राजा प्रधान है। तो यहाँ पर उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौण हो तो वो तत्पुरुष समास कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा 12 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये समास के कुछ 6 भेद हैं, यानी कि समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। ये समास के 6 भेद हैं। इसके बाद हम आते हैं आगमन में कौन सा उपसर्ग है। तो यहाँ पर आगमन, आ प्लस गमन। देखिए उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं पहले। आगमन शब्द में आ उपसर्ग है, ठीक है, ये तो है मूल शब्द प्लस, मूल शब्द यहाँ पर गमन है और आगमन में आ प्लस गमन। उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। तो यहाँ पर ये था गमन, और गमन में हमने आ जोड़ा तो आगमन। तो यहाँ उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। ये कुछ उदाहरण दिए गए। अ प्लस सुंदर, यहाँ पर सुंदर एक वाक्य है और उसमें हमने अगर अ जोड़ दिया यानी कि उपसर्ग जोड़ दिया तो असुंदर हो गया, मूल शब्द का बिल्कुल अर्थ बदल गया। सुंदर में हमने अति जोड़ दिया तो अति सुंदर यानी कि मूल शब्द में विशेषता ला दी, यानी कि सुंदर को और सुंदर बना दिया। और अ लगा दिया तो बिल्कुल असुंदर मतलब सुंदर ही नहीं है। आ प्लस आहार, आहार नया शब्द बना दिया। हार आप समझते हैं गले में पहनने वाला होता है, और एक हार होती है डिफीट, जब किसी से हार जाते हैं। तो यहाँ हार के सामने जब हमने आ जोड़ दिया तो आहार हो गया, यानी कि भोजन, खाना, उसे आहार कहते हैं। तो ये उपसर्ग आगमन में आ है। ये कुछ हिंदी के प्रमुख उपसर्ग हैं। हिंदी के प्रमुख उपसर्गों की संख्या 13 है, जिनमें आप याद रखिए आ, अध, अन, क, कु, दु, नी और अव, भर, सु, अध, अन, पर, बिन आदि। ये 13 मुख्य हैं, वैसे तो और भी हैं लेकिन ये 13 मुख्य हैं। अब जैसे किसी के सामने अगर हम अ लगा दें तो यानी कि अभाव और निषेध आता है।
अछूता, अथाह, अठल, यानी कि कोई छूता है उसके सामने अ लगा दो तो अछूता, यानी छूता यानी कि एक ऐसी वस्तु जिसको हम छू सकें, वस्तु या व्यक्ति, और अछूता जिसको ना छू सकें, तो अ हमने किसी के सामने लगा दिया तो उसका अर्थ पलट गया, अभाव, निषेध। अध, अध का अर्थ होता आधा, पका मतलब पका और उसके सामने अध लगा दिया तो यानी कि पका नहीं है, तो अध पक्का, अध पका, अध कच्चा, अधमरा, अध कचरा। अब 3 में देखिए अन, अभाव यानी कि निषेध, अनमोल, अनबन, अनपढ़, किसी चीज का अभाव हो, कोई चीज अनमोल है यानी कि मिल ही नहीं रही, इतनी अनमोल है, अनबन यानी कि लड़ाई चल रही है, बोल ही नहीं रहे, अनपढ़ यानी कि पढ़ने में कमजोर हो, तो अभाव है इस चीज का, निषेध है तो अन आ गया। ऊन, ऊन होता है एक कम, 29, 29, 19, 49, 59, 39, 69, 79, तो एक कम उसके सामने उन लगता है, तो 29, 30 में एक कम, 59, 60 में एक कम, 69, 70 में एक कम, 39 यानी कि 40 में एक कम। ओ अव, हीन, निषेध, औगुण, औघर, औसर, औसान। क यानी कि बुरा और हीन, किसी के सामने क लगा दो तो यानी कि बुरा है, वह पूत माने अच्छा बेटा, और क लगा दिया तो कपूत, कचोट। कु बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। दू कम, बुरा, दो यानी कि दुबला, दुलारा, दुधारू, दुरंगा, दुलत्ती, दुभाषिया। अब इसके बाद देखते हैं हम नी यानी कि कमी हो जाना, निगौड़ा, निडर, निहत्ता, निकम्मा। पर दूसरा या बाद का, ये परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन, बिना और निषेध, तो बिन ब्याहा, बिन बादल, बिन पाए, बिन जाने। भर यानी कि पूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। सु यानी कि अच्छा, सुडौल, सुजान, सुघड़, सुफल। तो ये हिंदी के प्रमुख उपसर्ग 13 हैं, इनको आप याद रखिए, इनमें से हो सकता है कि आगे आने वाले एग्जाम में आपका क्वेश्चन बच जाए कोई ना कोई। अब देखिए इसमें पूछ रहा है रसोईया में प्रत्यय। उपसर्ग तो आपने समझ लिया कि उपसर्ग लगता है किसी वाक्य के आगे और प्रत्यय लगता है पीछे। तो पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। ये रसोईया में प्रत्यय तो इया है, जैसे मैंने बताया था पीछे लगता है, तो इया हो गया, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ इसकी परिभाषा देखते हैं। प्रति प्लस आय, दो शब्दों के मेल से प्रत्यय शब्द का निर्माण हुआ। प्रति का अर्थ होता है साथ में पर बाद में होता है, अय का अर्थ होता है चलने वाला। इस प्रकार प्रत्यय का अर्थ हुआ शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला, यानी कि शब्दों के बाद में लगने वाला। तो यहाँ रसोई है और उसके पीछे या लगा दिया तो रसोईया, यानी कि रसोई में काम करने वाला। अब यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो पहले तो हम ये समझते हैं कि तत्सम की परिभाषा क्या होती है। तो देखिए मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि संस्कृत के हम ऐसे आज भी प्रश्न हैं जो जिस तरीके से संस्कृत में यूज होते थे वैसे आज भी यूज होते हैं। तो यहाँ पर तत् का अर्थ होता है उसके साथ, सम का अर्थ होता है समान, अतः तत्सम का शाब्दिक अर्थ है उसके समान होता है। ये कुछ उदाहरण दिए गए जिसमें आम्र, कर्ण, क्षेत्र, अर्पण, आश्चर्य, उत्साह, आमलक, एकत्र, अंक, गर्मी, ग्राम, गायक, ग्रामीण, घृणा, चर्म, चक्र इत्यादि। तो ये सारे तत्सम शब्द हैं। तो यहां पर हमारा ऑप्शन ए सही हुआ, क्षेत्र। इसके बाद है हमारा प्रश्न 16 जिसमें पूछा है कि तद्भव शब्द कौन सा है। पहले हम तद्भव की परिभाषा समझते हैं। मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तन हो गया है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द तत् प्लस भव के योग से बना हुआ है, जहां तत् का अर्थ होता है उससे तथा भव का अर्थ होता है विकसित। उससे यानी कि संस्कृत से विकसित हुए शब्दों को हम तद्भव कहते हैं। अतः तद्भव शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है उससे संस्कृत से विकसित। मैं इजी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ, यानी कि वे शब्द जो विकसित तो संस्कृत से हुए, जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है, लेकिन उनको थोड़ा सा रूप परिवर्तित करके हम हिंदी में यूज करते हैं, उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ये कुछ उदाहरण हैं: आग, अनाज, जीभ, आम, आलस, कोयल, कपूर, गाहक, गोबर, तुरंत, तांवा, छाता, गर्दन, चांद इत्यादि। ये ऐसे शब्द हैं जिनका निर्माण तो संस्कृत से हुआ लेकिन रूप परिवर्तित करके हिंदी में यूज करते हैं हम। तो यहाँ पर जीभ हमारा तद्भव शब्द होगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं जिसमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द देशज है। अब देखिए हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो विदेशी भाषाओं से आए हैं। क्योंकि आपको पता होगा भारत देश पर इतने समय पर कभी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, कभी फ्रांसीसी आए, कभी पुर्तगाली आए।
तो जब कोई दूसरे देश से लोग आते हैं तो वो अपनी संस्कृति भी साथ में लाते हैं और अपनी भाषा भी साथ में लाते हैं। तो जब भाषा साथ में लाते हैं और यहाँ पर राज करते हैं तो अपना कुछ ना कुछ तो छोड़ कर जाते हैं। तो वहाँ से ये कुछ ऐसे शब्द सारे लोगों ने छोड़े हैं अपनी भाषाओं से जो आज भी हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। तो देशज, पहले तो हम देशज को समझते हैं, फिर मैं आपको विदेशी के बारे में बताऊंगा। वे शब्द जिनकी उत्पत्ति के मूल का न पता हो परंतु वे प्रचलन में हों, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। ये शब्द आमतौर पर क्षेत्रीय भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ये कुछ शब्द हैं जो उदाहरण में लिखे हुए, ये इंपॉर्टेंट शब्द हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आ जाते हैं, मैंने वहीं से इनको लिया है। तो एटलीस्ट आप ये जो उदाहरण में जो शब्द हैं उनको तो याद ही करिएगा, बाकी का आगे आप याद करो वो अलग चीज़ है। तो ये लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, खिड़की, पगड़ी, अंटा, चषक, चिड़िया, जूता, ठेठ, ठुमरी, तेंदुआ, फुनगी, कलाई, डाव, ये देशज शब्द हैं। ये किसी न किसी एग्जाम में पस ही जाते हैं, तो आप इन्हें याद करिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कटोरा हमारा देशज शब्द है। इसके बाद विदेशी शब्दों को समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल हैं। अब देखिए, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है, मैं एक वीडियो सेपरेट बना करके उसमें बता दूंगा, लेकिन ये इंग्लिश के अक्सर ज़्यादा यूज़ होते हैं और इसमें भी हमें पूछा गया है वो इंग्लिश का ही शब्द है जो विदेशी है, टिकट। तो मैंने इसलिए इंग्लिश के शब्दों को यहाँ पर लिया है। ये जो शब्द हैं आप इनको एक बार देख लीजिएगा, अफसर, इंजन, डॉक्टर, लालटेन, स्लेट, अस्पताल, टिकट, कप्तान, थिएटर, तारपीन, बोतल, मील, अपील, ऑर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउंसलिंग, गजट, गार्ड, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, ड्राइवर, पेंसिल, पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, कॉलर। तो जैसे आप इन शब्दों को सुन रहे होगे तो आप इस चीज़ को समझ रहे होगे कि ये वे शब्द हैं जिनको हम दिन प्रतिदिन अपनी भाषा में कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो लेकिन ये नहीं पता है आपको कि ये अंग्रेजी के शब्द हैं और ये विदेशी वाला पूछ लिया। जैसे मध्य हिंदी का शब्द है, मयूर हिंदी का है और बच्चन हिंदी का, लेकिन टिकट जो है वो आपका एक इंग्लिश का शब्द है। इसके अलावा आप अरबी, फारसी, तुर्की और पुर्तगाली भाषा के शब्दों को भी एक बार देख लीजिएगा। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? अब देखिए, संज्ञा शब्द के बारे में पूछा आपको तो बेसिकली संज्ञा की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, और अगर पता है तो आप इजीली पता कर पाओगे कि इसमें से कौन सा हमारा संज्ञा शब्द है। पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए, किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि का नाम आदि तथा नाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, आम, मिठास, हाथी। देखिए, हरा ना तो व्यक्ति का बोध करा रहा, ना स्थान का बोध करा रहा, ना वस्तु का, ना नाम के गुण का, ना धर्म का, ना स्वभाव का, ना बोध का। पतला भी नहीं करा रहा है, गहरा भी नहीं करा रहा, लेकिन सभा जो है वो एक कलेक्टिव ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों की एक ग्रुप को बता रहा है, जहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं, सभा की है। तो हमारा यहाँ पर सभा आंसर होगा। जैसे किसी व्यक्ति या कोई व्यक्तियों का समूह, तो यहाँ पर ऑप्शन सी 19 का हमारा सही होगा। अब सर्वनाम के बारे में पूछा है तो पता होगा आपको, संज्ञा के जो स्थान पर यूज होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। भाषा पर या परिभाषा समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता हो तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बड़ा ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन एग्जाम में आ जाती हैं और अक्सर देखा गया कि विद्यार्थी इनको गलत कर देते हैं। तो पहले तो सर्वनाम की परिभाषा देखिए, वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए, संज्ञा के बदले में यानी आए, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे वहाँ पर कहा गया था व्यक्ति, और व्यक्ति होगा तो वो मैं भी हो सकता है, तुम भी हो सकता है, हम भी हो सकता है, वह भी हो सकता है, आप भी हो सकता है। यानी कि जो संज्ञा है उसके स्थान पर कोई शब्द यूज किया जाता है वही सर्वनाम कहलाता है। जैसे संज्ञा हो गया आगरा, संज्ञा हो गया एक कोई स्थान, संज्ञा हो गई एक कोई नदी, गंगा नदी, तो हम कहेंगे कौन सी नदी, कौन सा स्थान, कहाँ पर। तो ये हिंदी के मूल सर्वनाम के 11 शब्द हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, ये 11 शब्द हैं। और इसमें से ये भी पूछा है निम्न में सर्वनाम शब्द कौन सा। भाई नींद सर्वनाम कैसे हो सकता है, रोग सर्वनाम कैसे हो सकता है, सफाई सर्वनाम कैसे हो सकता है, लेकिन कौन हमारा सर्वनाम हो सकता है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर लग रहा है। राम एक आदमी है तो राम की जगह कौन कर सकते हैं, राम आगरा गया, कौन आगरा गया, तो कौन हमारा राम की जगह आ गया, यानी कि सर्वनाम हो गया। अब ये कुछ प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 रूप हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ये पुरुषवाचक में मैं, तू, हम, वह, मैंने, आप, निजवाचक में आप, निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, संबंधवाचक में जो सो, प्रश्नवाचक में कौन क्या। अब विशेषण के बारे में पूछा तो पहले विशेषण की परिभाषा समझते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे बड़ा, उचित, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा, मेढ़ा, एक, दो आदि। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी यहाँ पर उचित, तो लड़कपन हमारा विशेषण नहीं है, कठोरता विशेषण नहीं है, घबराहट विशेषण नहीं है, लेकिन उचित हमारा विशेषण है। तो 21 का यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। प्रेरणार्थक क्रिया बहुत ही आसान है, लेकिन विद्यार्थी अक्सर करके गलत कर देते हैं। अब प्रेरणार्थक की पहले परिभाषा समझिए। जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अब समझिए, जैसे एक चीज तो हो गया कि मैं खाना खाता हूं, या मैं किसी से कहता हूं कि खाना खा लो। जैसे कि काटना, कटवाना, करना, करवाना। राम ने मजदूर से फसल काटने को कहा, या राम ने मजदूर से फसल कटवाई, या राम ने मजदूर से काम कराया। तो मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। यानी कि ना और वाना, कराना, आना, ना और आना ये आएगा तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारा गिराना, ये हमारी प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना, चमकना, देना नहीं, लेकिन गिराना, किसी के द्वारा प्रेरणा दी जा रही तब गिराई जा रही हो। ये निम्न में अव्यय पूछा है, तो पहले हम अव्यय की परिभाषा समझते हैं, फिर उसके बाद इसको देखते हैं। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता वह शब्द अव्यय कहलाते हैं। अव्यय सदैव अपरिवर्तित, अविकारी रहते हैं। इसके उदाहरण हैं अव्यय के: जब, तब, अभी, उधर, वहां, इधर, कब, क्यों, वाह, आह, ठीक, अरे, और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतः, अतएव, चूंकि, अवश्य इत्यादि। ये जो शब्द हैं वो अव्यय हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिए और याद रखिए कि ये अव्यय शब्द हैं। तो यहाँ पर हमारा ठीक अव्यय शब्द हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही है 23वें का। 24 पर्यायवाची से हर एग्जाम में अक्सर देखा गया है, जहाँ पर हिंदी आती है एक दो क्वेश्चन जरूर आता है, तो आप भी जो मुख्य मुख्य पर्यायवाची हैं उनको जरूर याद करिएगा। मैंने पक्षी के पर्यायवाची यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो पक्षी के पर्यायवाची हैं पंछी, चिड़िया, परिंदा, पखेरु, ब्यह, गगनचर, नवचर, खेचर, दविज, अंडज, पतंग, सकुत, खज, नीडज और पाखी। ये पक्षी के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर आपका होगा विहग, पक्षी का पर्यायवाची। भूदर है नहीं, मीन है नहीं, बरंद है नहीं, तो आपका विहग यहाँ पर पक्षी का पर्यायवाची होगा। जटिल शब्द का विलोम होता है भैया कठिन, वो सॉरी सरल। कोई चीज़ जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, तो उसका इजी अपोजिट होगा। कठिन हो नहीं सकता, जटिल का कठिन तो पर्यायवाची है ना। कुटिल हो नहीं सकता, टेढ़ा हो नहीं सकता। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है आपका, सरल 25 का। जो देने योग्य के लिए एक शब्द, देय, गेय हो नहीं सकता, पेय हो नहीं सकता, दान हो नहीं सकता। पेय पीने वाला, दान देने वाला। तो यहाँ पर 26 का बी सही होगा। दीन, दिन, दीन शब्द का सही हो। देखिए भैया, दिन तो होता है दिवस और दीन होता है गरीब। आपने कहावत सुनी होगी, दीनों की सहायता करो, यानी कि गरीबों की सहायता करो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा 27 का। 28 में देखिए, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है जिसके अनेक अर्थ हैं। तो यहाँ अंबर, अंबर के अनेक अर्थ हैं। साहस के नहीं है, पुस्तक के नहीं, बालक नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए, पूज्य नहीं है, परीक्षण नहीं है, प्राण नहीं है, परीक्षा आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध, देखिए प्रादेशिक सही है, माधुर्य सही है, व्याप्त सही है, लेकिन प्रामाणिक नहीं है। ये प्रामाणिक होता है, तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर होगा आंसर में। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए मैंने इसका काफ़ी सारा एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप उसे देखिए। ये पहले तो हम अधिकरण का देखते हैं। तो अधिकरण का होता है पर। इसकी एक परिभाषा भी होती है कि कर्ता ने कर्म को
कर्ण से द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की ना नी ने रा री रे, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे अजी। तो ये इनके कारक चिन्ह हैं। तो यहाँ पर अधिकरण का है पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। इसको लिस्ट को आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। पुल्लिंग शब्द पूछा है यहाँ पर, पुल्लिंग यानी कि पुरुषलिंग। तो यहाँ पर 32 में आप देखिए क्षमा, मैंने उसे क्षमा कर दिया, इसमें पुल्लिंग का भेद नहीं है। घटना हुई थी नहीं है। मैं क्षेत्र पर गया था, वो क्षेत्र है, तो यहाँ क्षेत्र। रीति रिवाज चलते आते हैं, तो यहाँ 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्षेत्र। स्त्रीलिंग पूछा है, स्त्रीलिंग है यहाँ पर आपका लेख। दुख पुल्लिंग में यूज होता है, गरिमा पुल्लिंग में यूज होती है, स्पर्श पुल्लिंग में यूज होता है। तो आपका लेख यहाँ पर स्त्रीलिंग है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो यहाँ पर आपका दर्शन का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। भूतकाल का उदाहरण बहुत आसान है, मैं जाता हूँ यानी कि प्रेजेंट में जा रहा हूँ, वर्तमान में जा रहा हूँ। राम घर गया था, पास्ट में घर गया है। वह आ रहा है, प्रेजेंट है यानी कि वर्तमान है। वह पुस्तक पढ़ेगा, फ्यूचर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सही होगा, भूतकाल के लिए था। इसके बाद है आपका निम्न में भाववाच्य, यानी कि जिसमें मैंने इसकी परिभाषा भी दी है भाववाच्य की, क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें कर्ता और कर्म की प्रधानता न होकर क्रिया की प्रधानता होती है। जैसे मुझसे खाया नहीं जाता, क्रिया खाया है, खाया पर जोर दिया गया, क्रिया प्रधान है। राम से सोया नहीं जाता, सोने पर जोर दिया गया, सोया प्रधान है। राम से दौड़ा नहीं जाता, दौड़ना क्रिया के ऊपर है। सीमा से चला नहीं जाता, चलने के ऊपर पूरा एम्फेसिस हो रहा है यहाँ पर, मतलब पूरा जोर दिया जा रहा है, प्रधानता यहाँ पर क्रिया की है। तो मोहन पुस्तक पढ़ता है, नहीं, मोहन यहाँ पर करता है, मोहन के ऊपर ध्यान दिया गया है। श्याम पत्र लिखता नहीं, मोहन से बैठा नहीं जाता है, तो यहाँ पर भाववाच्य है हमारा सी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? देखिए मिश्र वाक्य को तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, इसके लिए मैंने एक परिभाषा भी दी हुई है आपको। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, एक सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी शामिल हो। देखिए विद्वान सब जगह पूछा जाता है, सिर्फ एक वाक्य है। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, एक वाक्य। वह पुस्तक राम की थी, एक वाक्य। लेकिन जब सवेरा हुआ, कौमा तब हम लोग बाहर गए। तो सबसे पहली तो यह है कि जो मिश्र वाक्य होता है उसमें दूसरा उपवाक्य भी शामिल होता है। उसके साथ साथ जब भी मिश्र वाक्य में उपवाक्य का इस्तेमाल होता है तो उसमें व्यधिकरण योजक शब्द जुड़ते हैं। यहाँ पर योजक है तब, तो जिसमें योजक शब्दों का जुड़ रहे हों वहाँ पर वो मिश्र वाक्य होता है। योजकों के लिए मैंने एक उदाहरण दिया, कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, यद्यपि, यदि, अगर, तो, जिससे, आदि। तो ये आपके योजक शब्द हैं जो जुड़ रहे हैं, तो ये मिश्र वाक्य होगा। मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? बिल्कुल क्लियर दिख रहा है यहाँ, मैंने नहीं होगा, यहाँ पर होगा मुझे, तो यहाँ पर ए सही है। प्रश्न चिन्ह कौन सा होता है? क्वेश्चन मार्क ये होता है, हर किसी को पता रहता है, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसमें। आसमान फट जाना मुहावरे का अर्थ, असंभव काम होना, बहुत शोर करना, चुगली करना, अचानक आफत पड़ना। आप सुनते होंगे अरे भैया आसमान फट गया, यानी कि अचानक से इतनी बड़ी आफत आ गई, तो 40 का डी होगा। स्वावलंबी होना बहुत आसान है, पोबारे होना नहीं होगा, पानी फेर देना नहीं। पैरों पर खड़ा होना, आपने सुना होगा कि उसका लड़का पैरों पर खड़ा हो गया, यानी कि स्वावलंबी हो गया, वह अब अपनी परेशानियों को खुद सॉल्व कर सकता है, वह हर तरीके से अब स्वावलंबी हो गया है। अक्सर करके लोग पैसा जब बच्चे कमाने लग जाते हैं तब उसमें यूज़ करते हैं पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना। बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, बहुत ही आसान है। कर्म के अनुसार फल नहीं मिलता, गलत, जैसा कर्म करोगे। ये आपका ऑप्शन बी सही हो गया 42 का, कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। लाभ ही लाभ, 5 उंगलियां घी में, 43 का ए सही है। मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद करना, ये मैंने इसके उदाहरण दिए गए हैं। देखिए शब्दानुवाद होता है मूल भाषा का दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों अनुवाद किया जाना। भावानुवाद होता है अनुवाद का वह प्रकार जो भाव पर आधारित हो। सारानुवाद होता है इस अनुवाद में मूल भाषा की सामग्री का संक्षिप्त और अतिसंक्षिप्त अनुवाद लक्ष्य भाषा में किया जाता है। लंबे भाषणों और वाद विवादों के अनुवाद प्रस्तुत करने में यह विधि सहायक होती है।
व्याख्यानवाद यानी कि इसमें मूल पाठ का व्याख्यात्मकता के साथ अनुवाद होता है। देखिए समझिए, मूल पाठ का व्याख्या के साथ अनुवाद करना यानी कि व्याख्यानुवाद। शब्दानुवाद यानी कि शब्दों का ज्यों का त्यों अनुवाद कर देना। भावानुवाद यानी कि भाव के आधार पर अनुवाद करना। सारानुवाद मतलब सार कर देना। जैसे आपने सुना होगा कि इस कहानी का सार क्या है, यानी कि इतनी बड़ी जो कहानी थी उसका कंक्लूजन बताओ, सार बताओ छोटा, यानी कि उसको बहुत कम शब्दों में कहना, तो वो सारानुवाद होता है, छोटे शब्दों में कहना। व्याख्यानुवाद किसी की व्याख्या के सहित उसका अनुवाद करना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही होगा। क्वेश्चन 45 इसमें पूछा ब्रज हिंदी के किस उपभाषा के अंतर्गत आती है। तो वैसे तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन मैंने इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ऐड की है जो आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगी। देखिए, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कौरवी, ब्रिज, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां आती हैं। पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पूछ लेगा कि पश्चिमी हिंदी उपभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था, तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। यहाँ पर पूछा है, ये आपका पश्चिमी हिंदी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद क्या है। तो भैया ये है संशोधन। अगर आप थोड़ी भी इंग्लिश पढ़ते हो तो आप देखते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, किसी भी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, तो यानी कि संशोधन होना। तो ऑप्शन बी आपका सही होगा। सूर सागर के रचिता, देखिए अगर सूर जहाँ पर है और कहीं पर सूरदास दिख जाए तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। मैंने और भी इनकी रचनाओं के बारे में बताया। सूरदास जी द्वारा लिखित 5 ग्रंथ हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, प्यालो, ये 5 मुख्य ग्रंथ हैं इनके। बाकी तो और भी थी इनकी रचनाएं, तो इन 5 को आप याद कर लीजिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम में फंस जाए इसमें से कोई। तो सूर सागर के रचयिता हैं सूरदास। लेकिन निम्न में रीतकाल का कवि कौन है। तो ये कालों के कवि होते हैं, तो मैंने सारे कवि बताए हैं जो रीतकाल के हैं। रीतकाल का कवि है केशव, चिंतामणि, देव बिहारी, मतीराम, भूषण, घनानंद, पद्माकर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी रीतकाल के कवि हैं हमारे बिहारी। उसने कहा था कहानी के लेखक, ये एक कहानी है, उसने कहा था, तो उसको किसने लिखा था, तो वो था चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उर्वशी कहानी के लेखक हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर। तो ये था आपका यूपी SSSC वीडियो के 2018 के पेपर का हिंदी का सॉल्यूशन। तो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।